So B continue. Sound wave. In sound wave we are discussing about interference. Interference. When two or more than two waves travel and superimpose, then this phenomena is known as interference. And in interference are two types, constructive and destructive interference. In constructive interference, condition is that path difference is equal to n lambda. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसके लिए कंडीशन है पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2. दिस इज फॉर मैक्सिमा, दिस इज फॉर मिनिमा. कंडीशन फॉर मिनिमा ये हम डिस्कस कर चुके थे. नंबर ऑफ एग्जाम्पल इस पर डिस्कस कर चुके थे. सम मोर एग्जाम्पल ऑन दिस इंटरफेरेंस. ओके, so write down the one more example on interference. Okay, now this is the question. There are two sources which are in same phase initially. Initial में these two sources are in same phase. Now we want to find the position of first maxima. We want to find out the position of first maxima on this circular path. तो इन सर्कुलर पाथ में अगर हम यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इस वाले पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस निकालें तो हमने पहले भी निकाला था, इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 0 आएगा. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस जो आएगा d के बराबर आएगा. d हमें क्वेश्चन में 2 लैम्डा के इक्वल गिवन है. अब अगर इस पॉइंट a से हम इस b पॉइंट की तरफ जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा, और पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इनके बीच में कहीं कोई मैक्सिमा मिलेगा. डेफिनेटली यहाँ से 0 से हम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक बढ़ेंगे 2 लैम्डा तक, यहाँ तो बीच में कहीं यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा. तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा बना, पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा बना, तो इस फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करनी है. हमें क्या होगी, इस सर्कल की पेरीमीटर के किस पॉइंट पर फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा उसकी एंगुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है. अब इसके एंगुलर पोजीशन को निकालने के लिए ये एंगल हम थीटा के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. अब थीटा की टर्म में अगर यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जैसे मैंने बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा के इक्वल होगा. किसी भी पॉइंट पर इस सर्कल की पेरीमीटर पर अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो डी साइन थीटा के इक्वल होगा. और ये पार्ट डिफरेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें कितना दे रखा है, लैम्डा. तो इसको हम लैम्डा के इक्वल कर दें और इसको लैम्डा के इक्वल करेंगे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, और स्मॉल डी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 लैम्डा. तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. ये इसका आंसर. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. So in this question we want to find out the angular position of first maxima. We want to calculate the position of first maxima on this perimeter of circle. Now next problem. Now these two conditions are given.
these two conditions are given. Now question is that if इस सर्कल की रेडियस बहुत ज़्यादा लार्ज है, सेपरेशंस है, एंड डी इज आल्सो वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा. अब ए पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर है, और बी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो बी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस डी के इक्वल है. अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कई सारे नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म होंगे, कई सारे नंबर ऑफ मैक्सिमा होंगे. जैसे सपोज करो डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 लैम्डा, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ए और बी पॉइंट के बीच में जाएंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो 999 नंबर ऑफ मैक्सिमा यहाँ फॉर्म होंगे. इन दोनों पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होंगे 999 के बराबर होंगे, 999. दीज आर द नंबर ऑफ मैक्सिमा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. बट हमारे क्वेश्चन यह है कि यहाँ जैसे जैसे जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. तो अब अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ें तो हमें ये बताना है कि ए टू बी अगर हम मूव करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा विल इंक्रीज और डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी. सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन. Angular separation between two consecutive maxima increases or decreases if we move from A to B. If we move from A to B, then angular separation between two consecutive maxima increase or decrease. Now, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो देखें. मैं ये कंसीडर करता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे एक मैक्सिमा मिला, ये एंगुलर विड्थ इसकी थीटा है. इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा मुझे डी पॉइंट पर मिला, तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की एंगुलर विड्थ है डी थीटा. सी पॉइंट पर मैंने एज्यूम कर लिया कि पार्ट डिफरेंस n माइनस 1 इंटू लैम्डा है, तो डी पॉइंट कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा है तो यहाँ पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा. तो दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा एंड दीज कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो डी थीटा है. तो एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी देन दिस डी थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज. ये हमें क्वेश्चन में आंसर बताना है. तो नाउ पार्ट डिफरेंस में डिफरेंस now delta x difference in part difference is equal to what? Part difference is equal to n lambda, or we can say that part difference is equal to d sin theta. now इस part difference d sin theta को मैं x1 के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू डी see here in what manner we solve this. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है डी साइन थीटा के इक्वल. अब पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ सिंबल इसका चेंज कर दिया, x1 सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पार्ट डिफरेंस को. नाउ इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन डी कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा इंटू डी थीटा, एंड x1 का डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा x1. नाउ डेल्टा x1 का मतलब क्या है? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला यह है डी साइन थीटा, बट डेल्टा x1 का मतलब है यहाँ जो पार्ट डिफरेंस है और यहाँ दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है उस पाथ डिफरेंस का डिफरेंस, और इन दोनों पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल. तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू लैम्डा है, इससे डी थीटा हमने कैलकुलेट किया. नाउ इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी देन थीटा विल इंक्रीज,
और ए टू बी मूव करने पे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डी थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अपना आंसर होगा एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी देन एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive maxima will increase. So this is the problems related to interference. One more problem on interference that we will discuss. अब देखिए यहाँ पर एक साउंड को एमिट करने वाला सोर्स है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ये एक दीवार है। दीवार एक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही है, इससे साउंड टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब जो सोर्स से साउंड एमिट होगी वो ऑब्जर्वर के कानों में दो तरह से पहुंचेगी। इस सोर्स से निकलने वाली साउंड ऑब्जर्वर के कानों में दो मेथड से पहुंचेगी। एक तो डायरेक्ट, सोर्स से निकलकर ये साउंड डायरेक्ट गई इस ऑब्जर्वर के कानों में। दूसरी साउंड सोर्स से निकलकर दीवार पे जाएगी और दीवार से टकराने के बाद इस ऑब्जर्वर के कानों में पहुंचेगी दूसरी साउंड इस तरह से पहुंच रही है। तो दोनों में से कौन सी साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि दूसरी साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पहली कम कर रही है। और पहली ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? ए। इस सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन ए दे रखा है। दूसरी साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? देखो यहां से दीवार तक गई तो दीवार तक गई तो ए प्लस बी डिस्टेंस, और फिर दीवार से टकराने के बाद वापस यहां लौट कर आई तो ये डिस्टेंस बी और चली। तो टोटल डिस्टेंस सेकंड साउंड ने इतनी ट्रेवल की। नाउ डिस्टेंस में डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पार्ट डिफरेंस। तो हमें इस क्वेश्चन में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना था बिटवीन दीज टू साउंड वेव। So write down the problem. Determine part difference between two sound observed by observer. One is direct and other is after reflection from the stationary ball. So that is the part difference is equal to x2 minus x1 और इससे part difference आ गया 2b के इक्वल। ये अपना आंसर part difference का, पार्ट डिफरेंस का आंसर ये हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। अभी पार्ट डिफरेंस 2b के बराबर है। नाउ अगर इस वॉल को मैं इधर एक सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूं, मान लो h डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूं, तो पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? अगर इस वॉल को हम h डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो डायरेक्ट साउंड तो उतना ही चलेगी, लेकिन इनडायरेक्ट साउंड, अगर ये दीवार यहां आ गई तो इनडायरेक्ट साउंड को कितना और एक्स्ट्रा चलना पड़ा? x प्लस x, तो 2x एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो व्हाट विल बी द न्यू पार्ट डिफरेंस? न्यू पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस प्लस 2x। सो इफ वी डिस्प्लेस द वॉल बाय ए डिस्टेंस x, देन व्हाट विल बी द चेंज इन पाथ डिफरेंस? तो लिखो सेकेंड पार्ट, इफ वी डिस्प्लेस द वॉल बाय ए डिस्टेंस x, देन व्हाट विल बी द change in path difference. So that's answer is 2b plus 2x. Sorry, this is the new part difference, but answer is change in part difference is equal to 2x. So this is the answer. So these are the problems based on interference. Now next topic, जैसा हमने स्ट्रिंग वेव में डिस्कस किया था कि जब कोई साउंड, कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पार्ट ऑफ द साउंड वेव रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम एंड पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रांसमिटेड इन अदर मीडियम। जो वेव सेम मीडियम में रिटर्न होती है उस इवेंट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो दूसरे मीडियम में चली जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन
एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। देखिए यहां पर रेरर और डेंसर मीडियम के बारे में मैंने एक चीज बताई थी। रेरर मीडियम वो होता है जिसमें वेव की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें वेव की स्पीड कम होती है। अब जैसे हवा और पानी, एयर और वाटर, इनमें से कौन सा रेरर मीडियम है? जनरली हम ये कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम होगा, बट ये गलत कंसेप्ट है। अगर मैं साउंड के लिए बात करूंगा तो साउंड की स्पीड ज्यादा होती है पानी के अंदर, तो साउंड जो है रेरर मीडियम है और एयर डेंसर मीडियम है। तो अगर हम साउंड के लिए बात करें एयर और वाटर में, तो वाटर इज रेरर मीडियम एंड एयर इज डेंसर मीडियम, क्योंकि साउंड की स्पीड जो एयर में होती है और वाटर में जो साउंड की स्पीड होती है, इसमें वाटर की स्पीड, वाटर के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, और स्पीड ज्यादा होने का मतलब वो रेरर मीडियम है, वो रेरर मीडियम है। अब रेरर मीडियम है, इसका मतलब ये हो गया यहां पर एयर, यहां वाटर में कंसीडर करूं, यहां से कोई साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, हम केवल रिफ्लेक्टेड साउंड की बात करते हैं, तो एयर जो है डेंसर मीडियम है, वाटर रेरर मीडियम है। अब ये साउंड ट्रेवल करेगी तो रिफ्लेक्टेड साउंड में इन्वर्जन होगा या नहीं? तो ये रेरर मीडियम से इन्वर्जन हो रहा है, या इंसिडेंट वेव अगर डेंसर मीडियम में होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई इन्वर्जन नहीं होता, तो रिफ्लेक्टेड वेव इसी डायरेक्शन में आएगी विदाउट एनी इन्वर्जन, विदाउट एनी इन्वर्जन। सिमिलर कंसेप्ट, जैसे हवा में से चलते हुए मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से साउंड चलकर इस दीवार से टकराई, बोर्ड से टकराई, तो टकराने के बाद जो साउंड आएगी उसमें इन्वर्जन होगा या नहीं? तो दीवार में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो ये भी एक तरह से रेरर मीडियम है, और रेरर मीडियम से जब साउंड टकराएगी तो उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होगा। तो जब भी कोई साउंड रिजिड एंड से टकराती है तो उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होता। अगर लाइट वेव टकराती है तो उसमें इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि लाइट के लिए जो है एयर वो रेरर मीडियम है और वॉल डेंसर मीडियम है। तो व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ए reflecting rigid end, then reflected wave are in same phase with incident wave, means there is no inversion, next topic, standing wave। स्टैंडिंग वेव, अब स्टैंडिंग वेव से मतलब हमने पहले स्ट्रिंग के वेव में भी डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज होती है तो इससे जो फिनोमिना बनता है वो स्टैंडिंग वेव कहलाता है। और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड बनते हैं, लूप्स बनते हैं, एक लूप की लेंथ होती है λ/2 के बराबर। ये सब हम स्ट्रिंग वेव में डिस्कस कर चुके। इसकी जनरल इक्वेशन इस तरह से होती है, y = 2a cos kx × sin ωt। देखो जनरल इक्वेशन जो स्टैंडिंग वेव की है वो मैंने इस तरह से लिखी। इस जनरल इक्वेशन में बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है कि यहाँ θ1 θ2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ साइन या कोस कुछ भी आ सकता है, बट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आएंगे इस तरह से। अब इसमें इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड में वो टर्म ली जाती है, साइन और कोस में से वो टर्म लूंगा जिसमें एक्स होगा, तो इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ये वाली टर्म है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, और इसको हम इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव।
इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और यहां पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव डिपेंड्स ऑन एक्स। अलग अलग पोजीशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जिन पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको हम एंटी नोड बोलते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उसको नोड बोलते हैं। उसको नोड बोलते हैं। अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x बराबर 0 नोड बन रहा है। अगर x बराबर 0 पर नोड बन रहा है तो इसका मतलब उसके एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होगी? एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होगी 2a sin kx, क्योंकि इसमें x बराबर 0 रखने पर एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 पर नोड बन रहा है और नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो इसकी स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन 2a sin kx होगा। ये इसका मतलब है, मतलब θ1 की वैल्यू 0 होगी। अगर x बराबर 0 पर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होगी? 2a cos kx। और अगर x बराबर 0 पर ना नोड बन रहा है ना एंटी नोड बन रहा है तो θ1 ना 0 डिग्री होगा ना π/2 डिग्री होगा, π/3 π/4 वाट और भी इस तरह की कुछ वैल्यू पॉसिबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कराता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में साउंड वेव में डिस्कस किया था। हमने इक्वेशन बनाई थी साउंड वेव की, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव की इक्वेशन। दोनों में हमने कहा था कि फेज डिफरेंस π/2 का होता है। डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव की इक्वेशन में फेज डिफरेंस π/2 का होता है और प्रेशर एम्पलीट्यूड बराबर होता है BA के। यहां पर A का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, P0 का मतलब है प्रेशर एम्पलीट्यूड, और दोनों वेव में फेज डिफरेंस होता है π/2 के बराबर। इसका मतलब एक रिजल्ट मैंने लिखा था, डिस्प्लेसमेंट नोड इज इक्वल टू प्रेशर एंटी नोड, और एक और लिखा था डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज इक्वल टू प्रेशर नोड। मतलब जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा उसी पॉइंट पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। प्रेशर का एंटी नोड का मतलब होता है प्रेशर में वेरिएशन मैक्सिमम होगा। कर लें इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, नाउ स्टैंडिंग वेव हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव किस तरह से फॉर्मेट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालें, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप दो तरह के होते हैं। इसको कहते हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप, इसको बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड पर ओपन होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप एक एंड पर क्लोज होता है दूसरे एंड पर ओपन होता है, इसको ये कहते हैं। इसकी लेंथ L है, और ऑर्गन पाइप में हम इन जनरल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इट्स रेडियस के अंदर। अब यहाँ भी हवा होती है, यहाँ बाहर भी हवा है, इसमें भी यहाँ हवा है, यहाँ बाहर हवा है। अब इसमें हम ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं। साउंड वेव किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूनल या ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूनल वेव्स है, जबकि स्ट्रिंग में वेव ट्रांसवर्स वेव थी। जब हम स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनाते थे तो उसका नाम था ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। हम इस ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो इसका नाम होगा लॉन्गिट्यूनल स्टैंडिंग वेव। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव,
जैसे ये क्लोज ऑर्गन पाइप हमने लिया, यहाँ हमने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रख दिया इसके आर्म पर। अच्छा, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो होता है ना, इसको हम इसके ऊपर वर्टिकल रखते हैं ऐसे। ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसा है तो वर्टिकल प्लेन में इसको रखते हैं, और वर्टिकल प्लेन में इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं, और इसकी जो आर्म्स है वो इस तरह से वाइब्रेट करती है ट्यूनिंग फोर्क की। तो जब ये आर्म्स ऐसे ऊपर नीचे होगी तो यहाँ जो हवा है, जब ये नीचे आएगा या आर्म इसके नीचे आएगी तो यहाँ की हवा कंप्रेस होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ की हवा एक्सपेंड होगी। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये ट्यूनिंग फोर्क इस तरह से वाइब्रेट करके या हवा में जो एयर के पार्टिकल्स है उनको डिस्प्लेस करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता है, तो हम ये कहते हैं कि वेव नीचे की तरफ आ रही है। तो एक ट्रेवलिंग वेव, इसके वाइब्रेशन के कारण साउंड वेव नीचे की तरफ चली। अब ये साउंड वेव नीचे चलकर इस क्लोज एंड से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो एक साउंड वेव इधर जा रही है। अब ये दोनों वेव सुपर इंपोज करके इस ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव बना देती है। तो इस तरह से इस ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बन जाती है। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि ये ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप लिया, इसमें वापस ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वेव भेज रहा है, ये वेव नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ नीचे तो कोई जगह है ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जिससे ये वेव टकराकर रिफ्लेक्ट होगी? अगर ये नीचे से वेव नहीं जाएगी तो सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा और स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। बट हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें बताता है कि यहाँ स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, और स्टैंडिंग वेव बनने का मतलब यहाँ से भी साउंड रिफ्लेक्ट होती है। यह हमने एक्सपेरिमेंटली कहा। तो यहाँ इस वाले एंड से भी साउंड रिफ्लेक्ट होती है और ये दोनों सुपर इम्पोज होकर स्टैंडिंग वेव बनाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअल में उसका रीजन यह है कि वैसे तो यह है इधर से ओपन इधर से ओपन, तो यहाँ की हवा का प्रेशर और यहाँ की हवा का प्रेशर बराबर होगा, डेंसिटी बराबर होगी। जैसे रूम है, अब इस रूम के अंदर का प्रेशर और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है। ये रूम जब दीवारें लग जाती है, ऐसे कन्फाइंड रीजन हो जाता है, तो इस रूम के अंदर का प्रेशर स्लाइटली बाहर के प्रेशर से बढ़ जाता है, और स्लाइटली अंदर का प्रेशर ज्यादा होना, डेंसिटी अंदर ज्यादा होना, तो ये अंदर वाला रीजन जो है डेंसर मीडियम की तरह काम करता है और बाहर वाला रीजन रेयर मीडियम की तरह काम करता है। बाहर वाला रीजन रेयर मीडियम की तरह काम करता है। तो जब यहां से रिफ्लेक्शन होता है तो मीडियम में चेंज हुआ, और मीडियम में चेंज होने के कारण यहां से रिफ्लेक्शन होता है और सुपर इम्पोजिशन से इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाती है। सुपर पोजिशन से अब जैसे यहां से ये रेयर मीडियम से हो रहा है, साउंड वेव डेंसर मीडियम में चल रही है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां साउंड का इन्वर्जन नहीं होगा, और इन्वर्जन नहीं होगा तो यहां पर क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। तो ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड होता है इस पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है, और जो क्लोज एंड होता है उस पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है। तो एक रिजल्ट क्लोज एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड फॉर्म होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड फॉर्म होगा। ठीक है, यहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड फॉर्म होगा और क्लोज एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड फॉर्म होगा। ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड फॉर्म होगा। और मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के नोड की, और डिस्प्लेसमेंट का नोड का मतलब यहां प्रेशर का एंटी नोड फॉर्म होगा। कर लें इसको नोट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। देखिए जैसा पहले हमने डिस्कस किया था, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी f है,
इसकी हेल्प से हम इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। अब कंसीडर किया है कि इसकी लेंथ L है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा एंटी नोड बना डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पर, और दो एंटी नोड के बीच का मिनिमम सेपरेशन होता है λ/2। तो इस ऑर्गन पाइप की लेंथ मिनिमम λ/2 के बराबर होगी। तो मिनिमम का केस सिचुएशन है। अब इसको स्टैंडिंग वेव को हम ऐसा बना सकते हैं इस ऑर्गन पाइप में, ये मिनिमम वाला केस। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पर अगर हम जाए तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ये ऑर्गन पाइप, इसमें यहाँ एंटी नोड बन रहा है, यहाँ भी एंटी नोड बन रहा है, एक बीच में और हम एंटी नोड बना देते हैं, ठीक है। बीच में हमने एक एंटी नोड और बना दिया। तो अब इसमें क्या होगा, इस तरह से एक हायर लूप, जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ लूप है, यहाँ से यहाँ तक हाफ लूप है, तो टोटल एक लूप की लेंथ λ/2। अब अगर हम नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो एक एक लूप बढ़ता जाता है। तो यहाँ एक लूप था, यहाँ दो लूप होंगे, तो दो लूप की लेंथ ये होगी। अब दो लूप को हम यहाँ इस डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये दो लूप, तो बीच में एक एंटी नोड और बन गया। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएं तो इस तरह से नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी 3λ/2, तीन लूप बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम nth वाले मोड में चले जाएं तो n नंबर ऑफ लूप फॉर्म होंगे, ठीक। नो फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से 2L आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ, तो इसको लिख सकता हूँ V/2L, और ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी वैल्यू F1 के इक्वल आ गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ F2 निकालेंगे तो 2V/2L, F3, तो यह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब ये ट्यूनिंग फोर्क जो हम लेकर आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है कि यह किस मोड में वाइब्रेशन करेंगे, और यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या आ रहा है, वन 1:2 1:3 1:4, ठीक है। ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी जा रही है। अब जैसे मुझे इनके नोटेशन वही है जो स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स दी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाकी के भी नाम हम इसी तरह से देंगे। जैसे इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं उसके बाद, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से 5 टाइम्स है, तो इसका नाम हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम है, मिनिमम के बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये कहलाती है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है सेकंड ओवरटोन, थर्ड, और ये कहलाएगी फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। नाउ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये होगी सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इसका नाम होगा फिफ्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को। अब ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसके नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, अगर दो कॉन्जिगेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हम निकालें तो वो डिफरेंस क्या आ रहा है, अगेन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, जैसे F2 और F1 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा V/2L के बराबर।
तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू V/2L और V/2L इज व्हाट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दैट केस. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस वन. अब जैसे ये मान लेते हैं कि ऑर्गन पाइप जो है, ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है और मेरे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 75 हर्ट्ज. तो इस पाइप, ये जो पाइप है, इस ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से हम इसमें वाइब्रेशन कराते हैं. तो जो ट्यूनिंग, ये ऑर्गन पाइप है, ये कौन से मोड में वाइब्रेशन करेगा? तो इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने हैं. तो ऑर्गन पाइप की जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है? 25, 75, नहीं 25, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसका डबल 50 हर्ट्ज, 75, 100 हर्ट्ज. इस तरह की फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल वही होगी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है. तो मैच कर रही है, तो ये वाला आंसर होगा. ये जो ऑर्गन पाइप है इस मोड में वाइब्रेट करेगा. और ये कौन सी ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है? दिस वन इज द मिनिमम. इसके बाद नेक्स्ट हायर, ये फर्स्ट टाइम्स हायर हुई है तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन. तो दिस इज द सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. This one is third harmonic frequency. Now, next, close organ pipe. क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी f है. तो ये जो ओपन एंड है इस पर तो एंटी नोड फॉर्म होगा, क्लोज एंड पर नोड फॉर्म होगा. इसकी लेंथ l है. अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज इक्वल टू λ/4. मिनिमम डिस्टेंस λ/4 के इक्वल होती है. इसमें अगर हम स्टैंडिंग वेव बनाएं तो उसके वाइब्रेशंस को इस तरह से बनाएं, ये नोड, ये एंटी नोड. ठीक है, तो ये हाफ लूप हुआ. हाफ लूप की लेंथ क्या होगी? λ/4 के बराबर. अब जैसे ही नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे जाऊंगा, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में एक एक लूप इंक्रीज होता है. तो पहले लेंथ थी λ/4 और एक लूप की लेंथ होती है λ/2. तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ये होगी. इससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पे जाता हूं तो वापस λ/4 प्लस 2 λ/2, दो लूप इंक्रीज हो जाएंगे. इस तरह से नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पर हम जा सकते हैं. नाउ अब इस पहले वाले केस में लैम्डा किसकी इक्वल आ गया? 4l. तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/λ, तो इससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l. तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. इसी तरह से अगर इस सेकंड केस में हम आंसर निकालेंगे तो l इज इक्वल टू होगा 3λ/4. तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l/3. सो फ्रीक्वेंसी विल बी 3v/4l. सेकेंड फ्रीक्वेंसी आई. सिमिलरली अगर थर्ड केस में हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगी 5v/4l. और nth में अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2n-1 इंटू v/4l. v/4l. तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज. अब अगर हम इन फ्रीक्वेंसी में रेशियो कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द रेशियो?
ratio in these frequencies will be f1 is to f2 dash dash is equal to 1 3 5 7 9 11 and so on and so on. तो इसमें केवल ओड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज है, इवन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी नहीं है क्लोज ऑर्गन पाइप में। ओपन ऑर्गन पाइप में ओड और इवन दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है। अब इसमें जैसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये 9th नंबर की फ्रीक्वेंसी है, तो यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 का 9 टाइम्स है, तो इसका नाम होगा 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओवरटोन कौन सा होगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम के बाद ये फर्स्ट टाइम्स हायर हुई है, तो इसका नाम है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। अब ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ये फोर्थ ओवरटोन, तो दिस इज, इसका दूसरा नाम है फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। इसका दूसरा नाम है फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, this one is first resonant frequency, this second, third, fourth, fifth, तो इसका दूसरा नाम है फिफ्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये सब इसके नोटेशन है। जो 9 टाइम्स है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, उसको हम फिफ्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये इसका नोटेशंस। Now, what will be the difference between two consecutive frequency in this situation? In case of closed organ pipe, ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, और क्लोज ऑर्गन पाइप में अगर हम दो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे F2 और F3 का डिफरेंस निकालें, ये कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस F3 माइनस F2 निकालें तो ये कितना आ जाएगा 2V/4L। और ये जो इस ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका डबल है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है ये डिफरेंस। सो दिस इज द क्लोज ऑर्गन पाइप। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज दैट हमारे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, इसकी लेंथ L है एंड इट इज वाइब्रेट इन सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है और हमें ये बताना है कि यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से x डिस्टेंस, x की वैल्यू है L/7। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें a के बराबर गिवन है। तो लिखें क्वेश्चन, इफ क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a, देन डिटरमाइन एम्पलीट्यूड एट ए डिस्टेंस L/7 फ्रॉम क्लोज एंड। This closed organ pipe is vibrating in second overtone with maximum amplitude A, then determine amplitude at a distance L/7 from close end. This is our question. Now, अब अगर हम यहाँ इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। अगर नोड बनेगा तो इसके एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होगी, a sin kx। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में साइन आएगा, और यहां मैंने 2a की जगह a क्यों लिखा है, क्योंकि 2a पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा था, अब यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को a लिख रखा है, तो इसका एम्पलीट्यूड a sin kx के बराबर होगा। नाउ k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस ऑर्गन पाइप की लेंथ अगर इस सेकेंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम केस में λ/4, और सेकेंड ओवरटोन में फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप हायर होता है, तो इसमें 2 लूप हायर होंगे तो 2 λ/2, तो लेंथ इसके बराबर है, ठीक है।
अब यहां से ये लेंथ कितनी आ रही है 5 लैम्डा, तो L यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 4L डिवाइडेड बाई 5। लैम्डा आने के बाद यहां से हम K निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई लैम्डा 4L डिवाइडेड बाई 5। अब ये K की वैल्यू है और X की वैल्यू क्वेश्चन में L/7 गिवन है। ये सारी वैल्यूज यहां रखकर हम इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम्पलीट्यूड विल बी ए साइन K की वैल्यू हमें दे रखी है 5 पाई बाई 2L इंटू L/7। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी फर्स्ट पार्ट में ये डिस्टेंस हमें जो मेजर करनी थी L/7 वो क्लोज एंड से कंसीडर करनी थी। अगर हमें उस पॉइंट का एम्पलीट्यूड बताना है जिसकी डिस्टेंस L/7 है बट फ्रॉम ओपन एंड, तो व्हाट विल बी द आंसर। तो लिखें सेकेंड क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस L/7 कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस L/7 फ्रॉम ओपन एंड। L/7 फ्रॉम ओपन एंड, अब देखो पाइप जो है सेकेंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, तो K की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में पहले जितनी होगी 5 पाई बाई 12, लेकिन अब इसमें और X भी वही है L/7, लेकिन अब इसमें एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होगी क्योंकि ओपन एंड पर इस x बराबर 0 पर क्या बन रहा है एंटी नोड, तो SHM की इसकी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में साइन की जगह cos आ जाएगा, a cos kx। तो अब इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। a cos k की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 पाई बाई 12 इंटू L/7। तो दिस इज अवर आंसर। दैट इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, now write down the question. If two consecutive frequency in organ pipe is 210 and 270 hertz, then determine its fundamental frequency. If two consecutive frequency in organ pipe is 210 and 270, then determine its fundamental frequency. अब देखो ये जो दो फ्रीक्वेंसी है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं पता कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है या ओपन ऑर्गन पाइप। अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप हो तो इन दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो कितना आ रहा है 60 हर्ट्ज, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, क्योंकि इन दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या आ रहा है 270 माइनस 210, दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। और ओपन ऑर्गन पाइप में जो डिफरेंस आता है दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का वो V/12 के बराबर आता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है। लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में ये डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का वो 2V/4L के इक्वल आता है, मतलब V/12 ही आता है, बट वह जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका डबल होता है। अब यहां 60 हर्ट्ज है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा। अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो 60 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये डिफरेंस 2V/12 आया तो ये फंडामेंटल का 2 टाइम्स है।
तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा 30 हर्ट्ज। अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो 30 हर्ट्ज, ओपन ऑर्गन पाइप है तो 60 हर्ट्ज। तो इन दो फ्रीक्वेंसीज को देखकर हम ये बता सकते हैं ये दो कॉन्जुगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये पाइप कैसा है, ओपन है या क्लोज है। ये बताओ इन दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। 210 अपॉन 270 का रेशियो निकालूंगा तो 0 से 0, ये 7, ये 9 आया ना। अब 7:9 आ रहा है, इन दो कॉन्जुगेटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो 7:9 आ रहा है, मतलब केवल ओड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसा पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। और अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो का डिफरेंस है वो फंडामेंटल का डबल है, तो फंडामेंटल उसका हाफ है, तो आंसर हो गया 30 हर्ट्ज। आंसर हो गया 30 हर्ट्ज के इक्वल। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें ये पता लग गया, तो अब मुझे ये बताना है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है 270 हर्ट्ज, ये कौन सी ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है। 207 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज विच ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। अब इसकी ओवरटोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देखिए ओवरटोन फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है 13579 और 270 ये वाला करस्पॉन्डिंग है। अब ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आंसर होगा फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है, ये फोर्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हम इन फ्रीक्वेंसीज को पहचान लेते हैं। अब देखिए अगला प्रॉब्लम, ये हमारा एल लेंथ का एक ऑर्गन पाइप है। मान लो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें 100 हर्ट्ज गिवन है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब इस ऑर्गन पाइप को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं और 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हूं। 2:1 के रेशियो में इस ऑर्गन पाइप को डिवाइड किया तो इसके दो पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ठीक है, इस लोअर पार्ट की लेंथ क्या हो गई, x के इक्वल, तो अपर पार्ट की लेंथ हो गई 2x के इक्वल। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉब्लम इस तरह से हम लिखेंगे, ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज is cut in two parts as shown in the figure of ratio 1:2, then determine fundamental frequency of two parts. ठीक है, if one closed organ pipe of fundamental frequency 100 hertz is cut in two parts as shown in the figure, then determine fundamental frequency of each part. Okay, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन, ये बताओ इस पाइप की लेंथ कितनी होगी, 1:2 के रेशो में कट किया है तो इसकी लेंथ हो गई L/3 और इसकी लेंथ हो गई 2L/3। अब ये ओपन ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, लेकिन L की जगह क्या आएगा 2L/3, L की जगह 2L/3। और ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्लोज ऑर्गन पाइप की दे रखी है, इसका फॉर्मूला है V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 100 हर्ट्ज। तो ओपन वाले पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 300 हर्ट्ज हो गई, ये एक आंसर। अब क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, क्लोज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L, L की जगह, एक मिनट, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है L/3, तो इसका आंसर हो गया 300 हर्ट्ज। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओपन और क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, एंड करेक्शन।
एंड करेक्शन का फॉर्मूला यह है और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। हम इसका जो एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसको इसके बाद लेंगे, उसके हेल्प से हम उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एंड करेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अभी इसकी वैल्यू हम ये याद रखेंगे। एंड करेक्शन ये होता है, अब ये जैसे ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ L है, ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ L है। हमने ये कंसीडर किया था कि जो ओपन एंड है इस पर एंटीनोड फॉर्म होता है, ओपन एंड पर एंटीनोड फॉर्म होता है। बट जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया हमने, और उससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि एंटीनोड एग्जैक्टली एंड पर नहीं बनता, इससे स्लाइटली ऊपर बनता है यहाँ पर, और जितना डिस्टेंस ऊपर बनता है उसको हम एंड करेक्शन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी एंटीनोड बनेगा और ये भी इस एंड पे नहीं बनकर इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं बनेगा, और ये डिस्टेंस एंड करेक्शन कहलाएगी, ये डिस्टेंस एंड करेक्शन कहलाएगी। अब जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप लें, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ L है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ L है, लेकिन नोड जो है यहाँ क्लोज एंड पर तो नोड बनता है और यहाँ क्लोज एंड पर अभी भी नोड बनेगा। एंड जो ओपन एंड है उस पर एंटीनोड एंड पर नहीं बनकर उससे ऊपर बनता है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस एंड करेक्शन के बराबर होती है। तो ये अगर हमारा जैसे ओपन ऑर्गन पाइप हो, ओपन ऑर्गन पाइप में तो L की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, दो तरफ एंड करेक्शन है तो L प्लस 2E के बराबर, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में L इक्वलेंट होगा L प्लस E के इक्वल। अब जैसे एंड करेक्शन कब कंसीडर करना है या नहीं करना, अगर हमें क्वेश्चन में रेडियस या डायमीटर दे रखे हैं तो डेफिनेटली हमें एंड करेक्शन कंसीडर करना है, या कोई और दूसरा ऐसा हिंट दे रखा है जिससे हम एंड करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें कंसीडर करना है, नहीं तो हम इन जनरल प्रॉब्लम में एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं। ये ओपन और क्लोजन। अब जैसे ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन ने V/2L लिया था, तो L की जगह क्या आ जाएगा 2E, और क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/4L, L की जगह L प्लस E हो जाएगा। तो दीज आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन ये हैं। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में जैसे एक और चीज बता दूं, ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क में ये जो आर्म्स वाइब्रेट करती है ना, इनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होता है, मिलीमीटर्स के ऑर्डर का या माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है ये वाइब्रेशन का ऑर्डर। अब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये इस तरह का होता है एक्सपेरिमेंट। ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, इसमें कुछ डेप्थ तक वाटर फिल होता है और यहां पर एयर है, इसको हम एयर कॉलम भी कहते हैं, एयर कॉलम। अब यहां इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, और ट्यूनिंग फोर्क को हम वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, इसके आर्म्स जो है वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है। अब ये वाइब्रेशन करेगा तो यहां से ट्रेवलिंग वेव भेजेगा, वो पानी की सरफेस से टकराकर वापस जाएगी और स्टैंडिंग वेव बना देगी। अब जो इस एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव बनेगी, इसमें क्या होगा, एयर में स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी।
इस एयर के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उसका स्टैंडिंग वेव का पानी की सरफेस पे क्या बनेगा, नोड और एंटी नोड। तो पानी की सरफेस एक क्लोज, तो यहाँ नोड बनेगा और यहाँ फ्री एंड पर एंटी नोड बनता है। लेकिन हम जानते हैं एंटी नोड, अब यहाँ ऊपर की तरफ एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इसमें ऊपर तक पानी भर लेते हैं। हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट होता है कि पानी का लेवल हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं और इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ रखते हैं और इसमें पानी का लेवल जो है नीचे करते जाते हैं। पानी का लेवल नीचे करते हैं हम यहाँ पर कान लगाकर साउंड की इंटेंसिटी सुनते हैं। तो दो स्टूडेंट जनरली इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक स्टूडेंट तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क यहाँ रखता है, दूसरा अपना कान यहाँ रखता है और साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है और इस पानी का लेवल नीचे करते जाते हैं। पानी का लेवल जैसे जैसे नीचे होता है ना, ये जो ऑब्जर्वर है ये सुनता है कि साउंड की इंटेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये ऑब्जर्व करता है कि पानी का लेवल नीचे करते जाते हैं और साउंड की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते जब पहली बार साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इंटेंसिटी जैसे ही स्लाइटली डिक्रीज होने लगेगी वहां स्टॉप कर देंगे हम आप एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर रीडिंग नोट कर लेंगे इस एयर कॉलम की लेंथ क्या है और उस पर कहेंगे कि उस पर्टिकुलर लेंथ पर पहली बार साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी और जहां साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी उस लेंथ को हम कहेंगे फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ। फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ। अब फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ का मतलब क्या होगा, ये लेंथ L1 हमने कंसीडर कर ली। तो यहां पर जैसे ही रेजोनेंस होगा साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम तब सुनाई देगी जब ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और इस ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। और बराबर होने के लिए इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या नोड बन रहा है और ऊपर एंटी नोड थोड़ा हवा में ऐसा ऊपर बनेगा हाइट पर, तो एंटी नोड ये वाली डिस्टेंस हमने L1 मेजर की है और नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन यहाँ हमें L1 प्लस ई नजर आ रहा है और ये मिनिमम सेपरेशन λ/4 के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ। अब वापस यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी, वापस पानी का लेवल कम करते हैं तो इंटेंसिटी घटते घटते जीरो होती है, फिर जीरो से वापस बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते जब दोबारा साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दे तो वो एयर कॉलम की लेंथ सेकंड रेजोनेंट लेंथ कहलाएगी। तो L2 का मतलब है सेकंड रेजोनेंट लेंथ और सेकंड रेजोनेंट लेंथ में क्या होगा, L2 प्लस ई 3 λ/4, एक लूप बढ़ जाएगा ना, ऐसा समझ लो इसको भाई, हाफ लूप की तो लेंथ ये होती है और एक लूप हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता है तो उसकी लेंथ को हमने सम कर दिया, तो ये अपने पास लेंथ आ जाएगी 3 λ/4 के बराबर। ये हमारे पास लेंथ आ गई 3 λ/4 के इक्वल। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसमें दो ही वेरिएबल है। देखो L1 और L2 तो हम एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं, उसके अलावा दो ही वेरिएबल है लैम्डा और ई, तो दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं। इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से, इस एक्सपेरिमेंट से हम एंड करेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें एंड करेक्शन की वैल्यू को निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करूंगा तो L2 प्लस ई अपॉन L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब L1 L2 एक्सपेरिमेंट से हमें नॉन है तो इससे हम एंड करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंड करेक्शन इससे क्या आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। एंड करेक्शन की वैल्यू ये एंड करेक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो एंड करेक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये नॉन नेगेटिव तभी होगा जब सेकंड रेजोनेंट लेंथ इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ। जैसे मान लो फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ हमारे पास आई 18 सेंटीमीटर, तो सेकंड रेजोनेंस लेंथ 18 के 3 टाइम्स से ज्यादा ही होगी। 18 इंटू 3 मतलब 54 से ज्यादा आएगी, ये इसका मतलब है। सेकंड रेजोनेंट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 54। तो एंड करेक्शन इस तरह से निकालेंगे। एंड करेक्शन को इसमें से किसी भी एक वैल्यू में रखेंगे तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव
जैसे फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ पे जो साउंड की इंटेंसिटी आई वो मान लो I1 आई, और सेकेंड रेजोनेंट लेंथ पर जो साउंड की इंटेंसिटी आई I2 आई, तो I2 इज लेस देन I1। जो पहली बार रेजोनेंस होता है तो उस कंडीशन में जो साउंड की इंटेंसिटी आती है वो मैक्सिमम आती है। सेकंड में भी इंटेंसिटी अपने आसपास वाली वैल्यू से मैक्सिमम आती है, ज़्यादा आती है, लेकिन इनिशियल साउंड की इंटेंसिटी से कम आती है। यह इंटेंसिटी एंड करेक्शंस हो गया इससे रिलेटेड। Now next topic, तो ये हमने आज की क्लास में स्टैंडिंग वेव डिस्कस किया, इसके पहले हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं इस चैप्टर में वो हैं बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, उनको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को एक बार दोबारा से ठीक से पढ़ें ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आए। हमें सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई में जितना भी हम टाइम देते हैं उसका 75% टाइम हमें थ्योरी पढ़ने में, चीज़ों को समझने में, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लगाना चाहिए, और 25% टाइम हमारी स्टडी का हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डअप होगा, जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे, थ्योरी को कई बार रिवाइज करोगे, आपको न्यूमेरिकल की अप्रोच बहुत आसान हो जाएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वह थ्योरी को रिवाइज करने में, कई बार रिवीजन होंगे तब हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए सफिशिएंट है। गुड डे, बाय, थैंक यू।